जरा सोचिए, क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपके जो पूर्वज थे वो आज के जमाने से कहीं ज्यादा मॉडर्न, कहीं ज्यादा प्रोग्रेसिव थे। सुनने में अजीब लगता है ना? आज हम इतिहास के पन्नों को पलटकर देखने वाले हैं, प्राचीन भारत की उन परंपराओं की असली हकीकत जो हमारी आज की सोच से भी कहीं ज्यादा आगे थी। अब ये तस्वीर देखिए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है ना? एक तरफ आज का समाज है जहां सेक्सुअलिटी, कामुकता एक टैबू है, एक बंद दरवाजे के पीछे की बात। तो फिर हजारों साल पहले हमारे पवित्र मंदिरों की दीवारों पर ऐसी कला क्यों बनाई गई? ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है ना, ये जो पहेली है, यही हमें आज की सच्चाई तक ले जाएगी। जरा इस फर्क को समझिए। एक तरफ था वो भारत जहां लव मैरिज, जिसे गंधर्व विवाह कहते थे, सोसाइटी में एक्सेप्टेड था, जहां महिलाएं, ऋषिकाएं वेदों का ज्ञान देती थीं। और दूसरी तरफ है आज का भारत, जहां हम ऑनर किलिंग्स की दर्दनाक खबरें पढ़ते हैं और बेटे बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे लगाने पड़ रहे हैं। सवाल यह है कि हम इतने आगे से इतने पीछे आ कैसे गए? आखिर हुआ क्या? तो इस बदलाव की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें इतिहास की उन परतों को हटाना होगा जिन्हें शायद जानबूझकर धुंधला कर दिया गया है। तो चलिए साथ मिलकर देखते हैं उस प्राचीन भारत की असली सच्चाई को। काम सूत्र। अच्छा, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? ज्यादातर लोगों के लिए इसका मतलब सिर्फ सेक्स मैनुअल है ना? पर यह सच नहीं है। ये तो बस एक छोटा सा हिस्सा है। असल में काम सूत्र एक लाइफ मैनुअल था, जीवन जीने की कला सिखाने वाली एक गाइड। ये किताब सिखाती थी कि कैसे धर्म यानी आपकी ड्यूटी, अर्थ यानी वेल्थ और काम यानी प्लेजर, इन तीनों के बीच एक बैलेंस बनाकर एक हैप्पी और फुलफिलिंग लाइफ जी जा सकती है। देखिए, काम सूत्र सिर्फ बेडरूम के बारे में नहीं था। अरे ये तो आपको सही लाइफ पार्टनर चुनने से लेकर एक हैप्पी मैरिड लाइफ जीने तक का रास्ता दिखाता था। रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम्स को कैसे सुलझाएं ये भी बताता था। और सबसे सबसे रेवोल्यूशनरी बात जानते हैं क्या थी? इसमें आपसी खुशी, म्यूचुअल प्लेजर और महिला की सहमति, फीमेल कंसेंट को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी। जरा सोचिए, हजारों साल पहले कंसेंट की बात, ये सोच आज भी कितनी ज्यादा मॉडर्न लगती है। और जब बात प्यार की हो रही है तो हमारे पूर्वजों के पास इसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सिस्टम था, गांधर्व विवाह। सीधे सीधे कहें तो आज की लव मैरिज, जहां दो लोग अपनी मर्जी से अपने प्यार के दम पर एक होते थे। और सुनिए, ये कोई चोरी छिपे वाली बात नहीं थी। अरे इसे तो हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी एक प्रॉपर रिस्पेक्टेड फॉर्म ऑफ मैरिज का दर्जा दिया गया था। और यहां एक और चौंकाने वाली बात है। मनुस्मृति, जिसे आज कई लोग एंटी फेमिनिस्ट या महिला विरोधी मानते हैं, पता है उस मनुस्मृति में भी गांधर्व विवाह यानी लव मैरिज को एक लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ मैरिज माना गया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस जमाने में प्यार और आपसी पसंद की कितनी ज्यादा इज्जत थी। अच्छा, तो मान लीजिए अगर कोई शादी नहीं चली तो क्या होता था? क्या महिलाओं को बस चुपचाप सब कुछ सहने के लिए छोड़ दिया जाता था? बिल्कुल नहीं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में साफ साफ लिखा है कि एक महिला तलाक ले सकती थी, और इसके लिए वैलिड रीजंस भी थे, जैसे आपसी सहमति से, या अगर पति का कैरेक्टर ठीक नहीं है, या वो बहुत लंबे समय से गायब है। मतलब महिलाओं के पास अपनी जिंदगी का फैसला करने का बाकायदा कानूनी हक था। और बात सिर्फ लीगल राइट्स की नहीं थी, बात थी अपॉर्चुनिटीज की। पता है, उस जमाने में लड़कियों का भी लड़कों की तरह उपनयन संस्कार होता था। ये एक सेरेमनी थी जो उनके लिए पढ़ाई लिखाई, ज्ञान के सारे दरवाजे खोल देती थी। वो गुरुकुल जाती थीं, वेद पढ़ती थीं, और उन्हें ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। और करियर्स, अरे वो सिर्फ घर नहीं संभालती थीं, वो टीचर्स थीं, प्रीस्टेस थीं, नर्सेस थीं, और तो और वो विषकन्या भी बनती थीं, मतलब ट्रेंड असैसिन्स और रॉयल बॉडीगार्ड्स। सोचिए, हर फील्ड में उनका जबरदस्त योगदान था। तो सवाल फिर वही है, आखिर गड़बड़ कहां हुई? अगर हमारा पास्ट इतना सुनहरा था, इतना प्रोग्रेसिव था, तो आज हमारे समाज में ये सब क्यों है? कहानी में एक मोड़ आया, एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये टाइमलाइन ये उस पतन की कहानी बताती है। देखिए, 12वीं सदी से पहले तक सब ठीक था, एक प्रोग्रेसिव एरा था। लेकिन फिर विदेशी आक्रमणों का दौर शुरू हुआ। 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और औरतों की सुरक्षा के नाम पर पर्दा सिस्टम आ गया। फिर 1300 के दशक में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने औरतों के अकेले घर से बाहर निकलने पर ही पाबंदी लगा दी, और इन हमलों के बाद जौहर जैसी दिल दहला देने वाली प्रथा शुरू हुई।
और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि घर की चारदीवारी ही औरतों की दुनिया बन गई। उनकी पढ़ाई लिखाई बंद हो गई, उनकी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, उनकी आर्थिक आज़ादी उनसे छिन गई। वो पूरी तरह से पुरुषों पर डिपेंडेंट हो गईं। और यहीं से उस समाज की नींव पड़ी जिसकी जंजीरों को हम आज तक तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पर ये तो सिर्फ फिजिकल रिस्ट्रिक्शंस थे। इनसे भी बड़ा एक और हमला हुआ, एक ऐसा हमला जिसने भारत की आत्मा पर, हमारी सोच पर चोट की। ये एक साजिश थी, हमारे पूरे इतिहास को ही दोबारा लिखने की साजिश। जानते हैं, आखिरी और सबसे गहरा घाव तलवार से नहीं, कलम से दिया गया। एक ऐसा जख्म जो जिस्म पर नहीं बल्कि हमारे दिमाग पर, हमारी सोच पर लगा। एक ऐसी चोट जिसका जहर शायद आज भी हमारी रगों में दौड़ रहा है। और इस साजिश का सबूत कहीं और से नहीं बल्कि खुद साजिश करने वालों के शब्दों में मिलता है। ये देखिए, मैक्स मूलर ने अपनी पत्नी को एक खत में क्या लिखा, मैं वेदों का वो काम खत्म कर दूंगा। ये उनके धर्म की जड़ है और उनके विकास की भी, जिसे मैं उखाड़ने की उम्मीद करता हूं। साफ है, ये कोई गलती नहीं थी, ये एक सोची समझी प्लानिंग थी, एक आइडियोलॉजिकल अटैक था। और ये हमला, ये एक मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी थी। कई तरफ से एक साथ हमला हुआ। कैसे? पहला, हमारे ग्रंथों का मतलब बदलकर मैनिपुलेटेड ट्रांसलेशन करके हमें पिछड़ा और बर्बर दिखाया गया। दूसरा, मैकाले की एजुकेशन पॉलिसी लाई गई जिसने हमारे गुरुकुल सिस्टम को ही खत्म कर दिया। तीसरा, आर्यन इन्वेजन थ्योरी जैसी झूठी कहानियां बनाई गईं ताकि ये साबित हो कि हमें सिविलाइज करने की जरूरत है। और आखिर में एंग्लो हिंदू कानून बनाकर महिलाओं से प्रॉपर्टी इनहेरिट करने का हक भी छीन लिया गया। इस पूरी स्ट्रैटेजी का मकसद क्या था? मकसद था एक ऐसी जनरेशन तैयार करना जो, जैसा मैकाले ने खुद कहा, खून और रंग से तो भारतीय हो, लेकिन अपनी पसंद, अपने विचारों, अपनी नैतिकता और अपनी बुद्धि में पूरी तरह अंग्रेज हो। मतलब एक ऐसी पीढ़ी तैयार करना जो अपने ही कल्चर, अपनी ही हिस्ट्री से नफरत करे। और ये मत सोचिए कि ये सिर्फ इतिहास की किताबों तक ही सीमित है। नहीं, उस झूठ की परछाई आज भी हमारे समाज पर है और इसकी कीमत हम सब आज भी चुका रहे हैं। ऑनर किलिंग, दहेज के लिए हत्याएं, हमारी वर्कफोर्स में महिलाओं की लगातार घटती संख्या, ये सब हमारी परंपरा नहीं है। नहीं, ये उस जहर का असर है जो सैकड़ों सालों तक हमारी सोच में घोला गया। ये उस बदले हुए, उस मैनिपुलेट किए गए इतिहास का नतीजा है। और ये आंकड़ा देखिए जरा, 40%। आज भी हमारे देश में करीब 40% लड़कियों को 12वीं क्लास पूरी करने से पहले ही स्कूल छोड़ना पड़ जाता है। सोचकर देखिए, जिस देश में कभी औरतें वेद लिखती थीं, आज उसी देश में बेटियों को अपनी पढ़ाई बचाने के लिए लड़ना पड़ रहा है। तो अगली बार जब भी कोई ये कहे कि प्री कॉलोनियल इंडिया यानी पुराना भारत पिछड़ा था, औरतों पर जुल्म करता था, तो एक बात जरूर याद रखिएगा, ये हमारा असली सच नहीं है। ये वो कहानी है जो हमें सुनाई गई है। एक ऐसी कहानी जिसे पहले हमसे ही चुराया गया और फिर एक जहरीले तोहफे की तरह हमें ही वापस थमा दिया गया। और ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर हमारे इतिहास को, हमारी हिस्ट्री को जानबूझकर बदला गया था, तो हमारी संस्कृति या कल्चर के बारे में और ऐसी कौन-कौन सी बातें हैं जिन पर हमें आज सवाल उठाने। तो आपको ये रिसर्च कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये रिसर्च वाली वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो इसी तरह की और भी हम रिसर्च वाली वीडियो लाते रहेंगे। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।